केमिस्ट्री धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम सैनी और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था नेन्स समीकरण। आज अपन पढ़ेंगे उस नेन्स समीकरण को अपन अप्लाई कैसे करवाते हैं हाफ सेल और कंप्लीट सेल के लिए। अब देखिएगा नेन्स समीकरण कब अप्लाई होता है। पहली चीज, नेन्स समीकरण तब अप्लाई होता है जब कंडीशंस कैसी हो, नॉन स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में यहां लिख रहा हूं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या रहती है भाई, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। टेम्परेचर होगा 298 केल्विन के बराबर नहीं हो, प्रेशर 1 atm ना हो, या फिर कंसंट्रेशन है वो 1 m ना हो। क्लियर है। इन तीनों में से यदि एक भी भाई 298 केल्विन है और मान लो 1 atm प्रेशर नहीं है, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई है। यानी एक भी फॉलो हो रहे हैं यदि इसमें से, इसका मतलब वो किस तरफ गई, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की तरफ चली गई है। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन हो, मतलब 298 केल्विन हो, 1 atm प्रेशर हो और 1 m सॉल्यूशन हो, तो सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, E नोट सेल इक्वल्स टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ये कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब कंडीशंस कैसी हो, स्टैंडर्ड कंडीशन हो। यानी टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, पिछली क्लास में पढ़ा दिया, प्रेशर कितना 1 atm और कंसंट्रेशन कितनी, कंसंट्रेशन 1 m। ये कंडीशन है तब तो इससे अप्लाई करवाएंगे आप और ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे। और यदि इनमें से एक भी कंडीशन बदल गई तब अपन क्या अप्लाई करेंगे, नेन्स समीकरण। तो नेन्स समीकरण देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने नेन्स समीकरण को ड्राइव किया था, किस प्रकार से नेन्स समीकरण आता है। यदि आपने वो देखा नहीं है अभी तक वीडियो, तो पहले वो देखेगा, उसके बाद में यहाँ दूसरा मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जब तक पढ़ रहे हो आप फर्स्ट लेक्चर से शुरू कीजिए, पहला देखने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, क्रम से देखें। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये नेन्स समीकरण ये है, E बराबर E नोट माइनस RT अपॉन NF ln के, ठीक है। और इसी का फिर दूसरा रूप अपन ने क्या देखा था भाई, E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n और log की बेस 10। और ये किस टेम्परेचर पे था, ये टेम्परेचर पे था एट 298 केल्विन। यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पे नेन्स समीकरण हो जाता है ये। और आपको 99% केस में ये मिलेगा और इसी से अपने को सारे क्वेश्चन हल करने हैं। क्लियर हो गई बात। भाई टेम्परेचर में अगला बदलाव नहीं करेगा, टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड का ही देगा, लेकिन बदलाव किसमें करेगा, 99% केस में बदलाव करता है वो किसमें, सांद्रता में बदलाव करता है, कंसंट्रेशन में बदलाव करेगा। कंसंट्रेशन जो है उसकी 1 m नहीं मिलेगी। क्लियर बात। तो चलिए ये नेन्स समीकरण अपना हो गया है। इस नेन्स समीकरण की सहायता से अपन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंप्लीट सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल की गणना अपन कैसे करेंगे, किसकी सहायता से, नेन्स समीकरण की सहायता से। और नेन्स समीकरण कब अप्लाई होगा, जब कंडीशन होगी नॉन स्टैंडर्ड। क्लियर बात। चलिए अब अपन एक एक एग्जांपल लेते हैं। एक तो लेंगे हाफ सेल का और एक लेंगे कंप्लीट सेल का। दो एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि उन हाफ सेल को नेन्स समीकरण के रूप में प्रदर्शित कैसे करेंगे और उसका एक एक न्यूमेरिकल भी अपन लेने वाले हैं। उसके बाद में आपको नेन्स समीकरण से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। क्लियर होगी बात। चलो तो अपन लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अपन ने लिख दिया भाई यहां पर Cu2 पॉजिटिव C। इसके लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की गणना करनी है, EMF अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके लिए अगले ने मान दिया अपने को कि भाई E नोट जो है वह कितना है, इसका 0.34 वोल्ट। ये अगला देगा मान, पॉजिटिव में होता है इसका, बाकी अपने को पता है, अपने निकाला हुआ इसका पहले, लेकिन अगला देगा। अपने को ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर E नोट जो है वो अगला गिवन है। हाफ सेल है, हाफ सेल कैसे पता, कैसे चला हाफ सेल, भाई पता चल ही रहा ना, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा इलेक्ट्रोड कहाँ है, दिख ही नहीं रहा अपने को दूसरा इलेक्ट्रोड। दूसरी चीज क्या है, सॉल्ट ब्रिज भी नहीं है, लवण सेतु नहीं बनाया हुआ ना भाई। लवण सेतु ये होता है, आगे कुछ और होता है, इसका मतलब कंप्लीट सेल। तो ये हो गया हाफ सेल। ये दे दिया अगले ने, और ये देकर के अगले ने पूछा कि भाई इसका पहले तो आप नेन्स समीकरण के रूप में इस हाफ सेल को प्रदर्शित करो।
भाई इस हाफ सेल का क्या बनाना है, नेम्स समीकरण बनाना है, पहली चीज तो ये। उसके बाद मान लो न्यूमेरिकल दे देगा, तो न्यूमेरिकल की बात बाद में करेंगे, पहले इस सेल को नेम्स समीकरण में कैसे शो करेंगे। देखिए जब भी कोई सेल दे या हाफ सेल दे, सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले रिएक्शन लिखे अपन, तो रिएक्शन यहां लिखी मैंने Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें अपचयित हो गया, Cu में, ठीक है। और यहां से ये K लिख दिया मैंने, हो गया भाई रिएक्शन। समय उसका स्थिरांक हो गया ना, समय स्थिरांक K, क्योंकि K की जरूरत पड़ेगी अपने को। चलिए अब अपन इसको इसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से ये प्रदर्शित हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। E किसका ज्ञात कर रहे हो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हो, तो आप इस समीकरण को लिखें E, यहां लिखा Cu2 पॉजिटिव C, लिखना पड़ेगा, इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू E नोट। अब ये E नोट भी किसका है भाई, Cu2 पॉजिटिव का ही तो है, तो ये भी लिख दिया आपने, Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस 0.0591 अपॉन n कितना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन अपचयन में काम में आ रहे हैं या ऑक्सीडेशन से बाहर निकल रहे हैं, उतने ही क्या रखेंगे, n होते हैं, तो ये हो गया n। और log k, अब log k की बात करते हैं, तो log k क्या है, तो log k इसके लिए क्या निकाला भैया आपने, log k निकालो। log k बराबर क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बटे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान। तो प्रोडक्ट कौन है भाई, कॉपर है, और रिएक्टेंट कौन है भाई, Cu2 पॉजिटिव है। ये क्रियाकारक है और ये क्रियाफल है। दूसरे रूप में अपन यूं लिख सकते हैं भाई, क्रियाफलों की सांद्रता, जो बड़ा कोष्टक दिख रहा है उसका मतलब है सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्रियाफलों की सांद्रता अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन कभी भी यहां नहीं लिखे जाएंगे, क्यों भाई, यहां से निकले दूसरे में कहां चले गए, ऑक्सीजन, यहां इसका रिडक्शन हो गया, और कभी भी ये क्रियाकारक नहीं है भाई, सॉल्यूशन में नहीं है, ये सांद्रताओं के रूप में प्रदर्शित नहीं होगी। और अपन क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, यहां पर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान की अपन बात कर रहे हैं। अब यहां एक्टिव मास क्या होगा, देखिए सॉलिड जो होता है, सॉलिड का एक्टिव मास होता है 1 यूनिटी होता है सॉलिड का एक्टिव मास, ठीक है, इकाई मानते हैं अपन ठोस के सॉलिड मास। तो यहां पर कॉपर ठोस ही तो है और ये एक्वस है भाई, सिंगल लिखा हुआ इसका मतलब ठोस ही है, आयन के रूप में इसका मतलब वो सॉल्यूशन में है। तो यहां पर सॉलिड है, उसका एक्टिव मास कितना मानेंगे, 1 है। यदि मान लो गैस होता है तो एक्टिव मास क्या मानते हैं, उसका प्रेशर लेते। एक्टिव मास की जगह क्या लिखना है, उसको प्रेशर को लिखना है, गैस वाले को। और ये तो सॉल्यूशन के रूप में है ही अपना, तो इसका तो कंसंट्रेशन होती ही होती है, इसका तो एक्टिव मास होगा ही होगा। तो यहां कॉपर की जगह अपन ने क्या लिखा भाई, log k बराबर कॉपर की जगह लिखा अपने 1 और नीचे आ गया Cu2 पॉजिटिव, हो गया, क्लियर है। अब यहां पर इस log k का मान रख दो यहां पर, तो log k की जगह पर क्या रखा अपन ने, 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव आयन, Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये लीजिए साहब, ये हो गया कॉपर का नेम्स समीकरण के रूप में कॉपर के इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन, समझ गए। E Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड टू Cu, फिर E नोट सेल का मानक अवस्था में, उस हाफ सेल का मानक अवस्था में कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो, माइनस ऊपर डाटा है, नीचे n की जगह 2 log 10 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव आया। ये हो गया इस सेल का प्रदर्शन। अब देख लेते हैं भाई, इसी सेल के लिए मान लो अपने को गणना करनी होती और अगला डाटा दे देता, तो देखते हैं इसको अपन कैसे निरूपित करते हैं। सपोज कीजिए कि अगले ने E नोट का मान तो दे दिया और साथ ही साथ कंसंट्रेशन अगले ने दी, कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव की दे दी अगले ने 0.001 ml ले लेते हैं। ये मान लीजिए अगले ने कंसंट्रेशन दे दी है, सांद्रता दे दी, इसका मतलब सांद्रता 1 m तो नहीं है, कम कर दी ना उससे, इसका मतलब आइडियल कंडीशन नहीं लगाई भाई। ये समीकरण 298 केल्विन पे तो है, आप कहोगे कि आदर्श है, लेकिन भाई आप कहोगे स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है 298, लेकिन 2 शर्तें और बच गई ना, एक प्रेशर, मैं कहा कि प्रेशर भी 1 atm है, तो कौन चेंज होनी चाहिए, सांद्रता, सांद्रता मैंने चेंज कर दी, क्लियर बात। तो क्या क्या गिवन है अपने पास,
ये हाफ सेल है, इसके लिए ई नोट गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। अब ये डाटा यहां रख देते हैं इस सेल में, तो ई Cu2 पॉजिटिव Cu इज इक्वल टू ई नोट Cu2 पॉजिटिव, Cu का मान कितना होता है भाई 0.34 प्लस में 0.34 वोल्ट हो गया, माइनस ये रखें 0.0591 अपॉन 2 हो गया, और लॉग 10 1 अपॉन Cu की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है कॉपर आयन की 0.01, ये साहब ये कंसंट्रेशन अगले ने दे रखी है, हो गया। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 0.34 माइनस वोल्ट में आना ही है लास्ट में, तो वोल्ट की बजाय मैं लास्ट में लिख दूंगा वोल्ट, 0.0591 अपॉन 2। अब देखिएगा लोग, इसे मैं यहां हल कर रहा हूं, दशमलव है, दशमलव को हटाइए तो ऊपर आगे 2 अंक है ना नीचे दशमलव के आगे, तो ऊपर डबल जीरो लगा दीजिए। log 100 हो गया ना, यहाँ पर log 100 को अपन कैसे रख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है 10 की पावर 2। और यहां देखिएगा log जब अपन लेते हैं, मान लीजिए a की पावर b है, तो इसको कैसे लिखेंगे b log a, भाई जो पावर है वो log के फ्रंट में आ जाती है, आगे आ जाती है, तो log a की पावर b है, इसको कैसे हल करेंगे b आगे ले लेंगे log a, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने वाला हूं, देखिएगा 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 आगे आ जाएगा 2 log 10, ठीक है भाई, log 10 की बेस 10 है, और चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का जो मान है वो होता है 1, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान हो गया 1, इसका मतलब ये बचा भी अपने पास। और यहां ध्यान दें, अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं, मैं बहुत बार क्लास में भी देखता हूं, यहां बच्चे क्या कर लेते हैं, जैसे यहां माइनस आ गया तो यहां माइनस लगा करके और इसमें घटा देते हैं, नहीं ये किस रूप में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा के रूप में है, तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 से 2, इसका मान तो हो गया 1, और यहां क्या बच रहा है, नीचे देखिए हल करते हैं 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कट गया। अब ये लीजिए साहब अपने पास मान आ गया, मान आया तो देखिए कितना मान आता है इसका, और इसको आप हल कर देते हैं यहां पर 0.34 और 0.59 और ये 1 लीजिए हल कर लेते हैं अपन इसको, ये गया 9 हो गया, ये 0 हो गया, और यहां पर 6 8 और ये हो गया 2। ये लीजिए साहब, ये आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आया है अपना 0.28 वोल्ट, सीधा सीधा आपने लिख दिया किसका ECU2 पॉजिटिव, Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना आ गया आपके पास में 0.28, ठीक है। एक बार इसको चेक अवश्य कर लेना, फटाफट किया हुआ है, तो आप एक बार इस डाटा को चेक कर लेना कि भाई ये बाकी का है तो सही ना, कहीं माइनस में ही गलत हो रहा हो, अपन यहां लिख दें। खैर ये कोई मैटर नहीं कर रहा, मैटर अपना ये तरीका है, ये आपके क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। तो फटाफट देख लीजिएगा, ये ई नोट किसका है, ये हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल यहां जो गिवन होता है, log के अपन जैसे ही अपन अभिक्रिया लिखते हैं log के का मान ज्ञात हो जाता है, और उसे डाटा यहां पर लिखते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लीजिएगा यहां तक तो आपके मेरे ख्याल से आपको हाफ सेल का आराम से रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लो, कहीं दिक्कत नहीं होनी। इसी प्रकार से अब अपन देखते हैं कि एक कंप्लीट सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंप्लीट सेल के लिए सेल पोटेंशियल जो होगा उसकी गणना अपन नेट समीकरण की सहायता से कैसे कैलकुलेट करते हैं। लीजिए अब अपन देखते हैं एक कंप्लीट सेल के लिए नेट समीकरण को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, और इसके लिए लेते हैं अपन गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल क्या होता है भाई, गैल्वेनी सेल होता है भाई जिंक और कॉपर का जो बना हुआ है, अपन जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं वो गैल्वेनी सेल है, ठीक है, जिसे अपन डेनियल सेल कह रहे हैं। डेनियल ने जिंक और कॉपर से बनाया था, इसलिए इसको डेनियल सेल कहा गया। बाकी अन्य से जो भी बन रहा है वो उसको अपन वोल्टियर सेल भी कहते हैं, उनको गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, लेकिन जिंक और कॉपर वाले को अपन ने क्या कहा, डेनियल सेल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो जिंक और कॉपर का यहां पर अपन सेल बनाते हैं, ठीक है। अब जिंक और कॉपर के सेल के लिए नेट समीकरण अपन उतारते हैं, तो नेट समीकरण यहां लिख लेता हूं मैं, E बराबर E नोट
माइनस 0.0591 अपॉन n log k। ये हो गया भाई नेल समीकरण, ठीक है। अब अगले ने अपने को दिया कि भाई डेनियल सेल के लिए नेल समीकरण आप प्रदर्शित कीजिए। तो डेनियल सेल अगला प्रदर्शित करके देगा। डेनियल सेल प्रदर्शित करेगा ये भाई, डेनियल सेल प्रदर्शित करेगा जो भी सेल प्रदर्शित। मैंने अभी डेनियल का एग्जांपल लिया Zn और Cu का, तो Zn Cu का बना रहा हूं। अदर कोई एग्जांपल ले अगला तो उसके अनुपात में करेंगे। यहां Cu2 पॉजिटिव और Cu हो गया ना डेनियल सेल। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर बात। चलिए अब मैंने सबसे पहला काम क्या बताया आपको। सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहले इनकी अभिक्रियाएं लिख रही है। तो यहां पर दो हाफ सेल हो गए, एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करें अपन, भाई लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन होता है, राइट वाले का रिडक्शन होता है। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल की अपन बात कर रहे हैं, तो Zn है, किसमें बदल रहा है, Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए इसने बाहर। Cu2 पॉजिटिव। अब रिडक्शन वाले की बात कर लेते हैं। तो रिडक्शन हाफ सेल की अपन बात करें तो यहां लिखा अपने Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और रिड्यूस हो गया Cu में, दोनों हो गए। कंप्लीट सेल की अपन बात करें, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखें तो क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर करने, विशेष ध्यान दें। यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं। यहां तो अपना लक अच्छा है कि भाई दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर है। यदि दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो, मान लीजिए यहां मैं Ag लेता, सिल्वर का लेता, Ag प्लस होता, एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag में कन्वर्ट होता, ठीक है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन वाले में कितना है, 2 है। तो आप क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। विशेष ध्यान दें, दोनों इलेक्ट्रॉनों, जो दोनों हाफ सेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जब भी आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे उसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन समान होने चाहिए, और समान के आधार पर ही ये n का मान आता है और log k का मान आता है। बताऊंगा मैं आपको एक यही एग्जांपल लेकर के, अभी आप इसके लिए देखिएगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों कट गए, लेफ्ट वाला लेफ्ट तरफ, राइट वाला राइट की तरफ लिख दो। तो यहां हो गया Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव प्लस C हो गया। चलिए ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई है। अब अपन इसको उतारते हैं, इसमें लिखते हैं। तो यहां पर लेते हैं, सबसे पहले इसका प्रदर्शन देख लेते हैं। E किस किस का सेल है भाई, Zn Cu का है, दोनों को लिखोगे, ठीक है। Zn Cu का सेल है। E नोट किसका है भाई, Zn Cu का ही, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n। n कितना है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, और बराबर करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे। जिसमें भी कमी ज्यादा हो रही है उसके हिसाब से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। वरना तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, Ag में मैंने एक की बात करी थी, तो कौन सा लेते हैं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉनों को बराबर करना है, दोनों हाफ सेल की। तो यहां n की जगह कितना आ गया भाई, 2 आ गया, और log k। अब log k की जगह पर log k का मान कहां से आएगा भाई, log k का मान आएगा सेल रिएक्शन से, जो आपने लिखी है, सेल की अभिक्रिया जो आपने लिखी है वहां से आएगा। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दिया आपने यहां पर, यहां है, ये है k। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या करना है, आपको अभिक्रिया लिखनी है। तो यहां पर अभिक्रिया लिख दी अपन ने k, और k का मान अब क्या रहेगा भाई, k का मान रख देता हूं मैं यहां पर। तो k बराबर रहा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट कौन है, यहां पर Zn2 पॉजिटिव है, सक्रिय द्रव्यमान है ना, और इधर कौन है, Cu, अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इधर है Zn और या इधर कौन है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ा है इसी लेक्चर में कि सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। ठोस का एक्टिव मास क्या रहता है, इकाई रहता है। और अपने को पता है कि ये भी ठोस है भाई, आयन ही विलयन में है, बाकी तो जो सिंपल है मेटल है वो क्या है, ठोस है। तो इन दोनों का तो हो गया 1। तो k का मान कितना रहा भाई, k का मान रहा Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, यही मान रहा ना k का। ये मान आप रख दोगे k की जगह पर। तो यहां रखा अपन ने मान Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव।
यानी ध्यान रहे ऊपर की तरफ कौन आएगा, एनोड वाला आएगा, नीचे की तरफ कौन आएगा, कैथोड वाला आएगा। सीधा सीधा शॉर्ट तरीका, ऊपर की तरफ एनोड वाला आ जाएगा, नीचे की तरफ कैथोड वाला। ये हो गया आपके डैनियल सेल का नेल्स समीकरण के रूप में प्रदर्शन हो गया। क्लियर है बात? डैनियल सेल को आप नेल्स समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखोगे। है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उसके अंदर ये सेल प्रदर्शन पूछा गया है कि भाई नेल्स समीकरण डैनियल सेल के लिए किस प्रकार से लिखते हैं, तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब सपोज करें कि भाई इसके लिए अगले ने अपने को न्यूमेरिकल पूछ लिया। न्यूमेरिकल्स में क्या देगा अगला? न्यूमेरिकल्स में अगला अपने को देगा जेडन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और साथ ही साथ देगा कंसंट्रेशन, इनकी सांद्रताएं। तो सांद्रताएं देखो किस रूप में दी जा सकती है, ये देखते हैं। तो सांद्रता किस रूप में दे सकता है, देखिए यहाँ पर अगला इस प्रकार से एक सेल प्रदर्शित करवाएगा। सेल प्रदर्शित करवा करके यहां दे देता वो सांद्रताओं के मान, यहां कोष्टक में। आपको अलग से नहीं बताएगा कि भाई जिंक की सांद्रता इतनी, कॉपर की सांद्रता इतनी, ऐसा नहीं बताएगा। आपको ये सेल प्रदर्शित करेगा और वहां सांद्रताएं आपको कहां से पहचाननी है, यहां से पहचाननी है। जैसे यहां 0.01 दे दिया अगले ने, यहां लिख दिया 0.01, तो ये क्या है कि इस जिंक आयन की सांद्रता है। ठीक इसी प्रकार से मान लो यहां लिख दिया इसने 0.1। क्लियर हो गया बात? भाई इसकी सांद्रता हो गई, इसकी सांद्रता, तो आप आइडेंटिफाई करोगे यहां जो दी गई है ये क्या है सांद्रता, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, एक ही बात। तो दोनों की सांद्रताओं को आपको यहां से आइडेंटिफाई करना है। और अगले ने दिया मान लो कि भाई E0 Zn2 पॉजिटिव, Zn ये है मान -0.76 और E0 Cu2 पॉजिटिव, Cu ये मान है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो अगले ने क्या दिया? अगले ने ये दिया है कि आपको एक डैनियल सेल प्रदर्शित किया गया है जिसमें E0 Zn2 पॉजिटिव Zn का इलेक्ट्रोड विभव -0.76 तथा कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है। 298 केल्विन 298 केल्विन ताप पर इस डैनियल सेल के लिए सेल विभव की गणना कीजिए। मैंने क्वेश्चन बोला आपको सेल विभव की गणना कैसे करनी है। सेल प्रदर्शित किया गया है और इस सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं दोनों के, और इस हेतु सेल पोटेंशियल की गणना करवाई है। इसका मतलब क्या रहा? स्टैंडर्ड कंडीशन तो बदल गई, कंसंट्रेशन चेंज है ना, 1m नहीं है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन बदल गई। तो अपन ने क्या लिखा भाई, सेल प्रदर्शन कर ही लिया अपन ने, डैनियल सेल का था, अपन ने इस प्रकार से प्रदर्शित कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, मान रखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको देखते हैं, E0 Zn क्या है भाई, ये E0 सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन का, और इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। याद है ना, इसके लिए सेल E0 सेल के लिए क्या होता है, इस प्रकार का प्रदर्शन होता है। अब कैथोड का मान कितना दिया भाई, अपने को पता है Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.76। भाई कैथोड कौन है, कॉपर का मान रख दिया, एनोड कौन है, जिंक का मान रख दिया, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.1 वोल्ट। E0 का मान आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ये E0 का मान आ गया तो अपन लिख देते हैं यहां पर E Zn और E0 का मान है 1.1 वोल्ट। ठीक है, माइनस 0.0591/2 और लोग Zn की कंसंट्रेशन और कॉपर की कंसंट्रेशन। Zn की कितनी है भाई, 0.01 और कॉपर की कितनी है भाई 0.1। चलिए दशमलव हटाइए, आगे 2 हैं, दशमलव के आगे देखिएगा यहां पर इस तरफ चले तो अपने 2 हैं, 2 अंक है ना दशमलव के आगे, और इधर वाला हटाए तो 1 है, 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया यहां पर, 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने, तो 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591/2 log 1/10। ये बच गया ना भाई, नीचे 1/10 बच गया, 10 को ऊपर ले तो 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591/2 log 10 की पावर -1, और -1 आगे आएगा। अब देखिए वापस वही
log a की पावर b, तो इसे कैसे हल करते हैं, b log a, यही है ना फॉर्मूला, यही काम में आना आपके। तो यहाँ क्या रह गया 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये माइनस आगे आ गया माइनस 1 log 10, और log 10 का मान कितना भाई, log 10 का मान होता है 1, तो इसका मान हो गया 1, यानी माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया प्लस, हो गया ना भाई प्लस, ठीक है। अब इसको हल कर लो, तो मैंने इसका शॉर्ट भी बताया था आपको, मैंने इसका शॉर्ट ये बताया था कि जब आप हल कर रहे हो अलग से कर लिया करो इसको, 0.6 अपॉन 2 तो क्या आ जाता है 0.03 आ जाता है भाई, इसको 0.059 को अपन 0.06 मान लिया अलग से ही, यहां तो वही लिखना है मान, ये तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको अलग से, तो इसका मान कितना है 0.03, ये मान आ गया। और या फिर इसको डायरेक्ट आप हल कर रहे हो तो मान लो कि भाई 0.029 इस प्रकार समथिंग आएगा, तो 0.0591 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा लमसम 0.029 लमसम, यानी इसलिए मैंने क्या कहा 3 मान लिया, हल कर लीजिए साहब, जुड़ गया अपना, तो ये वैल्यू आ गई 1, यहां वैल्यू लिख रहा हूं 1.129, ये लीजिए। तो ये आ गया अपने कंप्लीट सेल के लिए, जो अपना सेल बना था Zn और Cu का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, उस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अपने पास मान आ गया है ये वाला 1.129, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए अपन ने डैनियल सेल के लिए देखा। अब मैंने वो क्वेश्चन जो बीच में ड्रॉप किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन बराबर करने जरूरी है, वो ले लेते हैं अपन फटाफट। यहाँ पर देखिए जिंक का Zn2 पॉजिटिव, यहां मान लीजिए आपके पास ये होता है Ag कन्वर्ट इनटू Ag पॉजिटिव में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहां कंसंट्रेशन जो भी थी अगले ने दे दी और ये सॉलिड हो गया। इसके लिए फटाफट बता रहा हूं आपको, भाई Zn है, Zn2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Ag में, ठीक है। अब यहां ये रिडक्शन हुआ, ठीक। अब इनके इलेक्ट्रॉन बराबर करें, इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag हो गया भाई। अब ये समीकरण मान लो ऑक्सीडेशन वाली 1 होगी, ये नीचे वाली होगी 2, अब इन दोनों को जोड़ दो, कंप्लीट सेल आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ये होगी फिर बात। अब यहां मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां जब आप K निकालोगे ना तो K बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक तो आपको इलेक्ट्रॉन के लिए चेक किया, दूसरा आपने K निकाला तो K क्या रहता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो Zn2 पॉजिटिव Ag स्क्वायर, यही है ना। देखिए जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक जो होता है उसे ऊपर लेके जाते हैं अपन, गुणांक तो ऊपर ले गए यानी स्क्वायर इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये अपन ने लिखा स्क्वायर, और यदि आपने यहां इलेक्ट्रॉन एक ही रखा होता तो ये स्क्वायर वाली समस्या हो जाती है आपके पास, स्क्वायर नहीं लिख पाते। इधर लिखा आपने Zn और इधर हो गया ये Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। अब ये तो हो गया यूनिटी, इकाई हो गया, सॉलिड है ना ये, तो ये तो हो गया इकाई। अब आपके पास बच क्या गया K का मान, तो K का मान मैं यहां लिख रहा हूं, K बराबर हो गया, ऊपर आएगा Zn2 पॉजिटिव और नीचे क्या आएगा Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर अब इस प्रकार से इस सेल का भी सेल प्रदर्शन हो जाएगा, लेकिन यहां फर्क क्या निकल के गया, ये स्क्वायर वाला। इसलिए यदि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं करेंगे तो ये वाली समस्या अपनी समस्या बनी रह जाएगी, हल नहीं हो पाएगा। तो मैंने इस प्रकार का भी आपको एग्जाम्पल लेकर के बता दिया है। तो आई होप आपको ये नैन समीकरण है, ये हाफ सेल और कंप्लीट सेल के ऊपर अप्लाई कैसे करना अपने, हाउ कैन वी अप्लाई Nernst इक्वेशन फॉर हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल फॉर कैलकुलेशन EMF, ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आपके पास नोटबुक है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस इसको दिए हुए हैं Nernst इक्वेशन से संबंधित, वो सारे के सारे कैलकुलेट कीजिए, सारे के सारे इसी बेस पर हैं, आराम से हल हो जाने वाले हैं। फिर भी कहीं समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में
एक नए टॉपिक के साथ में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत कम पार्ट थोड़ा बचा हुआ, सेल के टाइप्स बचे हुए थोड़े से, तो सेलों को अलग अलग सेलों को अब अपने को पढ़ना है। केवल टाइप्स ऑफ सेल पढ़े हुए और कोरिजन पढ़ा हुआ है, बचा हुआ है, बस ये बचा हुआ है। बाकी अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट है वो कंप्लीट हो चला है, बहुत कम क्लासेस होने बाकी हैं। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक कंटिन्यू पढ़िए। कहीं समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरी चीज एक और जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि भाई यहां पर आज से ही आपको पीडीएफ मिलेगी हर एक, जो जितना भी पढ़ाया हुआ है आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है, उन लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धीरे धीरे करके मैं सारों की पीडीएफ डाल रहा हूं। आज के लेक्चर की भी आपको पीडीएफ मिलेगी और आगे आने वालों की भी पीडीएफ मिलेगी। तो आपको नोट्स बना करके अलग से नोट्स इनको उतारने की कोई झंझट नहीं रहेगा, आपको समझने का ही रहेगा कि भाई अपने को कंप्लीटली ये समझना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि भाई अपना फिजिक्स में भी चल रहा है, तो मैं जो भी फिजिक्स का है यहाँ पर हमारे साथी हैं कोई, उन साथी फिजिक्स में बना रहे हैं, उनका लिंक भी मैं जल्द ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाने वाला हूं। तब तक आप पढ़ते रहिए, बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ में। जय हिंद।